हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश वर्णवाल एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस क्लास में हम सब ना इतिहास की बात करेंगे ना ही भारत के संविधान की। हम सब बात करेंगे एक ऐसे विषय के बारे में जिसके संबंध में अक्सर जो है स्टूडेंट्स के बीच में भ्रांतियां रहती है, उसमें भ्रम की स्थिति रहती है और जो लेकिन वो एक ऐसा विषय है जिसको आप अवॉइड भी नहीं कर सकते हैं। अगर अपने आप को वैचारिक रूप से डायनामिक बनाना है, उसको बहुआयामी बनाना है, अगर आप निबंध का जो पोर्शन है उसको अगर मजबूत बनाना चाहते हैं, अगर आप इथिक्स को जो है वो क्या है कि बेहतर तरीके से अगर आप उसको समझना चाहते हो, साथ में जो है कह सकते हैं कि अगर हम जो है करंट अफेयर्स को बेहतर तरीके से, इंटरनेशनल रिलेशन को हम बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, मैं जितनी भी बातों के बारे में जिक्र कर रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि आप इस बात का जो इंपॉर्टेंस है, इस इंपॉर्टेंस को आप समझ रहे होंगे। और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में, विशेषकर अगर हम सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, इस बात को आप महसूस करते हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, वास्तव में किसी भी न्यूज़पेपर का जो संपादकीय जो पत्र होता है या संपादकीय जो पृष्ठ होता है, उसमें लिखी हुई जो बातें होती है वो वास्तव में हमारे और आपके वैचारिक जो कह सकते हैं कि उसकी जो आयाम है, उस आयाम को डाइवर्सिफाइड करने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, ये आप बेहतर तरीके से आप समझ सकते हो। अक्सर आपको जो मार्गदर्शन करने वाले जो लोग होंगे वो अक्सर आपको ये कहते होंगे कि अखबार का संपादकीय जो है वो लेख पढ़ा करो। तो वास्तव में संपादकीय जो लेख है वो हमारे जीवन में या एक प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो उसी तरह से महत्व रखता है जैसे एनसीईआरटी महत्व रखता है। और आप इस बात को समझिए कि मेरे हिसाब से जो एक अखबार होता है वो प्रतिदिन एक किताब के निकलने जैसा है और अपने आप में यद्यपि बहुत सारी बातें होती है, लेकिन उसका जो संपादकीय जो पृष्ठ होता है वो संपादकीय पृष्ठ जो है किसी भी न्यूज़पेपर के कह सकते हैं कि पैमाने को तय करता है। दूसरी बात कि उनके जो लेखक वर्ग हैं, उन लेखक वर्ग के जो स्तर है उस स्तर को तय करता है और उसके स्तर के साथ साथ जो है पेपर का स्तर भी जो है पता चल जाता है। तो अक्सर जो है ये ध्यान हमेशा रखिए कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी अगर आप कर रहे हो और अगर तैयारी नहीं भी कर रहे हैं लेकिन एक सामान्य समझ अगर विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं तो अखबार का या किसी भी मैगजीन्स की बात करें, अखबार की बात करें, उसका जो संपादकीय जो लेख होता है वो काफी महत्वपूर्ण होता है। लेकिन उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम यही होती है कि संपादकीय किसका अच्छा होता है, संपादकीय लेख जो है वो कैसे पढ़ा जाए, कैसे हम अपने विचारों को कह सकते हैं मजबूती प्रदान करने में ऐसे संपादकीय लेखकों की जो राइटिंग्स होते हैं वो कैसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। तमाम तरह के सवाल जो है हमारे मस्तिष्क में रहते हैं और खासकर जो बिगनर्स होते हैं उनको तो समझ में ही नहीं आता है कि वास्तव में जो है संपादकीय लेख है क्या एग्जैक्टली। तो देखिए, संपादकीय लेख किसी भी अगर अखबार की बात करें तो उस अखबार में कौन सा पृष्ठ संपादकीय होता है इसको आप देखकर समझ सकते हैं कि देखिए यहां पर हमने न्यूज़पेपर जो है कह सकते हैं कि इंटरनेट पे विभिन्न जो समाचार पत्र हैं उसके संपादकीय को खोला है। तो आप देखिए, प्रार्थना पर अनावश्यक विवाद, ये जो है वो क्या है, इस तरह का इसका रूप होगा। व्हाइट हाउस में मोदी और ट्रंप की मुलाकात, ठीक है। यहां पे देखिए संपादकीय लिखा रहेगा संकट से उबरने के लिए कैसा हो प्रोत्साहन पैकेज, ठीक है ना। इसी प्रकार तबलीगी जमात की साजिश और नेताओं अफसरों का साथ हो गया, ठीक है। इस तरह के जो है संपादकीय लेख में बहुत सारे जो है वो क्या है, कैसे कोरोना वायरस से अर्थव्यवस्था के बचाव के उपाय, लॉकडाउन के मेरे 21 दिन, ठीक है, जब शुरुआती दौर में, ये मतलब एक तरह से कह सकते हैं एकदम करंट नहीं है, कुछ पुराना है, ठीक है ना। बस एक इमेजेस में हमने संपादकीय जब डाला तो इसमें जो है इतने सारे पृष्ठ जो है वो क्या है कि खुल गए। कोरोना जंग में अमेरिका व चीन आमने सामने हो गया। तो मेरे हिसाब से क्या है कि अगर आप इंटरनेट पे, अब तो बहुत आसान है, हम सब जब तैयारी करते थे आईएएस और पीसीएस की तो वास्तव में जो है उस समय संसाधन की बहुत कमी होती थी या फिर हमें मैगजीन्स खरीदना पड़ता था या न्यूज़पेपर खरीदना पड़ता था और जो दिक्कतें शायद आप फील कर रहे होंगे, इसी वजह से हमने ये वीडियो बनाना उचित समझा। क्योंकि देखिए अभी हमारा जो टारगेट है वो टारगेट ये है कि जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमारे व्यूवर्स हैं, उस व्यूवर्स तक यह पहले समझाना, यह बतलाना कि वास्तव में आईएएस और पीसीएस की जो तैयारी होती है या फिर किसी भी प्रकार की जो है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, ये केवल और केवल तथ्यों के रट लेने मात्र से पास होने वाले जो है वो क्या है कि तैयारी नहीं है। ये कोई बीए का, ग्रेजुएशन का कोई एग्जाम्स नहीं है कि 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन लड़ा, बीए पार्ट 1 हो गया, ठीक है, फिर 10 क्वेश्चन रटा, फिर जो है
बीए पार्ट 2 हो गया, पार्ट 3 हो गया। ये इस तरह के एग्जाम्स नहीं होते प्रतियोगी परीक्षा। प्रतियोगी परीक्षाएं जो होती है ना, उसका वास्तव में सिलेबस तो होता है, लेकिन उस सिलेबस का जो दायरा होता है वो इतना विस्तृत होता है कि पहले उसको समझना जो है वो क्या है कि थोड़ा कठिन हो जाता है। फिर उसको उतनी सारी विषयों को एक साथ याद रखना, आपको हिस्ट्री भी पढ़ना है, ज्योग्राफी भी पढ़ना है, फिर इकोनॉमिक्स पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, साइंस भी पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना पड़ता है, आर्ट एंड कल्चर पढ़ना पड़ता है, अर्थव्यवस्था पढ़ना पड़ता है, हर चीज आपको समझना है, हर चीज आपको पढ़ना है। तो क्या आप रट कर पास कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। लेकिन अधिकतर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी कोशिशें यही होती है कि हम रटें उसको, ठीक है। लेकिन रटने से ध्यान रखिएगा कि आज जो है वो क्या है कि अगर छोटे मोटे कोई प्रतियोगी परीक्षा पास करके अलग चीज है, लेकिन मैं अगर सिविल सर्विसेज की बात करूं तो इतनी बात ध्यान रखिएगा कि जब से सीसेट आया है तब से वास्तव में एक स्टूडेंट्स के अंदर जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो कितना प्रखर है और कितना जो है वो क्या है कि श्रेष्ठ है, उसी के आधार पर आप समझ जाइए सफलता जो है वो तय होती है। तो आपको क्या करना है कि आपको कोई भी लेख अगर पढ़ते हो तो उस लेख को पहले आपको ये समझना होगा कि वास्तव में देखिए क्या होता है कि मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो किसी ना किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित ना हो, ठीक है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता है। आप प्रो बीजेपी, प्रो जो है कांग्रेस, आप जो है प्रो कम्युनिस्ट हो सकते हैं, प्रो जो है नेशनलिस्ट हो सकते हैं, तमाम तरह की बातें हैं। तो वो सारी जो बातें हैं ना, वो वास्तव में क्या होता है कि हर पेपर में हर तरह की बातें होती, विचारधाराएं होती है। लेकिन ये ध्यान में आपको रखना है कि आप जो है वास्तव में किसी पार्टी से जुड़े नहीं है, आप किसी जो है कांग्रेस के लिए जो है वो लेख नहीं लिख रहे हो। आप लिखना, आपको जब भी लेख होगा तो वो निश्चित रूप से जो है वो काफी आपको ध्यान में और संतुलित तरीके से लिखना पड़ेगा। हमेशा आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि आपका दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। तो देखिए ये ध्यान रखिएगा, आप ना तो किसी पार्टी विशेष से जुड़े हुए, आप कोई चुनाव तो लड़ना नहीं है कि आपको पार्टी लाइन पर ही जो है हमेशा बात करनी है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, व्हाटएवर जो भी हो, आपको हमेशा अच्छा ही कहकर जो है पेश करना होगा। फिर इसके बाद कम्युनिस्ट विचारधारा के तो केवल कम्युनिस्ट माइंडेड जो बातें होती है वही बातें आप कहोगे। नेशनलिस्ट हो तो नेशनलिस्ट विचारधारा की बातें करेंगे। तो व्हाटएवर जो भी चीज है, लेकिन एक ध्यान रखना है हमेशा इस बात को कि अगर आप आईएएस पीसीएस एस्पायरेंट्स हैं तो आपको एक संतुलित दृष्टिकोण लेकर चलना होगा जो एग्जैक्टली जो सही है। न्यूज़पेपर में मैं ये समझता हूं कि वास्तव में कोई भी न्यूज़पेपर जो है हमें लगता है कि अच्छा, और मतलब कह सकते हैं किसी को हम बुरा नहीं कह सकते हैं। हमें लगता है कि 1 रुपए का भी जो अखबार है वो अखबार भी अपने मूल्य की तुलना में वो हमें हजारों रुपए की कीमत की जो है कह सकते हैं कि वो बातें सिखा कर जाता है, ठीक है। तो कोई न्यूज़पेपर, लेकिन आपकी अगर दृष्टिकोण जो है वो सही है, आपको समझ में आता है, जिसे कहते हैं ना निगाहें हो तो पत्थर भी बोला करती है। एक बेजान सा जो पत्थर होता है वास्तव में वो हजारों बातें, हजारों मतलब कह सकते हैं बातें वो सिखा सकता है। तो एक न्यूज़पेपर में हजारों लिखी हुई जो बातें हैं वो बातें क्या वो 10, 20, 25, 50 बातें आपको सिखा नहीं सकता है, सिखा सकता है। इसलिए पेपर का हमें लगता है कि उसका कोई जो है ठीक है, उसका अपना एक लेख का स्टैंडर्ड होता है, वो अलग चीज है। लेकिन कोई न्यूज़पेपर या कोई भी लिखी हुई बात जो है वो बेकार नहीं होती है, वो कुछ ना कुछ जो है वो सिखाता है। लेकिन आपको क्या करना है कि आपको सीखने की जो है वो क्या है कि एक ललक होनी चाहिए, एक कह सकते हैं कि एक तत्परता होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि एक जो कह सकते हैं कोई भी संपादकीय लेख होता है न्यूज़पेपर पढ़ने का, एक अंदर से कहते हैं उसकी स्वाभाविक इच्छा होनी चाहिए। ये नहीं कि हमने कह दिया और आपको लगा कि नहीं संपादकीय जो है बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, हमें तो पढ़ना ही चाहिए, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे या कह सकते हैं मन पढ़ने में मन ना भी लगे तब भी आप पढ़ रहे हो। वास्तव में क्या है कि पढ़ना जो है ना उसको अपने स्वभाव का अंग बनाइए। आपको ऐसा आपके जीवन में हो कि अगर आप नहीं पढ़ रहे होते तो आप बेचैन हो जाते हैं, आप परेशान हो जाए, ठीक है। जब तक ये जुनून फितरत पैदा नहीं होगा आपके मन मस्तिष्क में, आप कभी भी जो है जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं। तो वास्तव में मिशन सक्सेस आप जो है वो क्या है कि एक मतलब जो है अपना ध्येय बनाइए कि जब तक सफल, देखिए स्वामी विवेकानंद ने कहा था उत्तिष्ठता जागृता प्राप्य वरन्नी बोधता, यानी उठो जागो और प्रयत्न करो, तब तक के लिए प्रयत्न करो जब तक कि तुम्हें तुम्हारी सफलता जो है वो हासिल ना हो जाए। तो आपको हमेशा, और ये ध्यान रखना, मैं बार बार इस तरह के जो वीडियोस बना रहा हूं उसका भी मकसद यही है
कि मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि वास्तव में आईएएस और पीसीएस जो एस्पायरेंट्स होते हैं वो सफल नहीं हो पाने का उसका जो रीजन होता है वो रीजन ये होता है कि भाई कि नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स ज्यादा हैं और नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ही कम है। तो जाहिर सी बात है हर एक को तो जो है सरकारी नौकरी मिलनी नहीं है, हर एक आईएएस और पीसीएस जो है वो नहीं बन पाएंगे, उसमें मैक्सिमम लोग छटेंगे ही छटेंगे, मैक्सिमम लोगों की स्क्रूटनिंग होनी ही होनी है। लेकिन जो सफल भी होते हैं ना, ये भी ध्यान रखना है कि उसमें कुछ ना कुछ तो विशेष बातें होती होंगी, उनकी जो समझने की क्षमता होती होगी, उनका जो विचारों की अभिव्यक्ति के जो तरीके होते होंगे, वो जो कह सकते हैं कि वो प्रश्नों को उनके समझने और उसको अभिव्यक्त करने के जो उनके तरीके होंगे उसमें कुछ ना कुछ आम लोगों से वो डिफरेंट होता है। तो यहां पर यह समझना पड़ेगा कि वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें उनसे डिफरेंट बना सकता है। ध्यान रखिएगा कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं, बस उसी काम को सिर्फ अलग ढंग से करते हैं। तो मेरा हमेशा से ये मतलब जो है कोशिश रही है, और कह सकते हैं कि किसी क्लास विशेष में पढ़ाना और किसी कोर्स को ध्यान में रखकर पढ़ाना, वहां पे थोड़ी सी अपनी एक सीमा होती है। लेकिन मुझे ये लगता है कि यूट्यूब या कह सकते हैं कि ये जो डिजिटल वर्ल्ड है ना, ये जो आभासी दुनिया है, ये वास्तव में एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें देता है जहां पर हम अपनी हर बात को हम पहुंचा सकते हैं आप तक, ठीक है, और विदाउट हैविंग कंसिडरेशन ऑफ लिमिटेशंस, ठीक है ना, यानी कि किसी सीमा को ध्यान में रखकर हम अपनी बातों को जो है समझा सकते हैं, बता सकते हैं। हम आपको यह बता सकते हैं कि पिछले 20-22 सालों में और प्लस जो है 5 साल की अपनी जो खुद का जो स्टडी का दौर था, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो दौर थे जो हमने जिए हैं, वो सारे जो अनुभव है ना, उन अनुभवों से हमने क्या हासिल किया, क्यों हम असफल हुए, क्यों कैसी सफलता हासिल हो सकती है, ये सारी बातें जो है ना हमने पिछले 20-22 सालों में जो चर्निंग की, जो मंथन किया, जो हमने पढ़ाया और जो हमें स्टूडेंट्स, लाखों स्टूडेंट्स जो हम रूबरू हुए, उनकी जो कमियों को समझा, उनके जो कह सकते हैं उनके ब्रेन की जो मैं मैपिंग कर सका, ठीक है, उसके आधार पर मैं ये बतलाना चाहता हूं और मैं ये समझाना चाहता हूं कि वास्तव में जो है ध्यान ये रखिएगा कि जो सफल वही हुआ है जो एक सकारात्मक दिशा में हमेशा जो है लगातार, जो कहते हैं ना स्लोली एंड स्टेडी विंस द रेस, कि वो लगातार लगा रहा बिना इस बात की फिक्र किए कि मैं असफल हो गया, वो लगातार जो है वो सफलता की सीढ़ियां जो है वो चढ़ता रहा, अप स्टेयर्स जो है जिसको कहते हैं कि वो चढ़ता रहा, और उसके बाद अंततः जो उसने सफलता हासिल की। तो हमेशा जो है ध्यान आपको रखना है कि आपको जमकर मेहनत करना है। और संपादकीय की जहां तक बात है, ठीक है, मैं आपको जो है वो क्या है कि जैसे कोरोना जंग में अमेरिका व चीन आमने सामने, ठीक है, अब इसी बात को समझिए कि कोरोना मामले में चीन जो है वो क्या है और अमेरिका आमने सामने। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, ठीक है, कुछ 2-3 टॉपिक की जो है मैं चर्चा करूंगा, मैं आपको बतलाने की कोशिश करूंगा, उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि हर दिन या फिर एक दिन के अंतराल पर, ठीक है, उसमें क्या है कि मैं संपादकीय जो लेख है उस लेख में हम आपका जो चर्चित मुद्दा है इस देश दुनिया का, उस चर्चित मुद्दे पर जो है वो क्या है कि मैं चर्चा करूं, ठीक है ना। और इसका जो है ध्यान रखिएगा कि इसका मैं कोई प्राइस इसका नहीं, कोई कॉस्ट नहीं है, ओपन फॉर ऑल है, सब लोग देखिए और खूब जो है समझने की कोशिश करिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग होना चाहिए, ठीक है ना। वो जो मैं ऐसी बात आपको बतलाना चाहता हूं जो आपके दिमाग में एकदम उथल पुथल मचा दे, आपको इस बात का एहसास कराए कि वास्तव में हम अगर असफल हैं तो उसके बहुत बड़े रीजन हम खुद हैं, ठीक है, खुद में हमारे पास मतलब कह सकते हैं कि उतनी कौशल ही नहीं है कि मैं उसमें सफल हो पाऊं। तो केवल मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप अपने आप को मतलब हीनता की भावनाओं से आप ग्रसित कर ले, केवल और केवल इतना समझाना चाहता हूं कि वास्तव में अगर हम जो है कहीं पे जा रहे हैं, किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, तो उसका पूरा साजो सामान आपके पास होनी चाहिए। कहते हैं गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो क्या खाक गिरेंगे जो घुटने के बल चलते हैं, ठीक है ना। तो आप घुटने के बल चलोगे तो आप कैसे युद्ध जीत पाएंगे। तो युद्ध मैदान में जाने के पहले कह सकते हैं युद्ध में वही विजयी रहा है जो युद्ध मैदान में जाने से पहले उसने पूरी तैयारी की है। और तैयारी कैसे करेंगे, ठीक है ना, ये मैं आपको, इसीलिए मैं आपके सम्मुख खड़ा हूं और इस डिजिटल दुनिया में आपके सम्मुख उपस्थित होकर मैं बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा अपना एक तरीका रहा है कि फैक्ट्स बहुत जो है वो क्या कहीं पर भी मिल जाएगा, फैक्ट्स की कहीं कोई कमी नहीं है, ठीक है ना, फैक्ट्स मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहली जो चीज है समझने की वो ये है कि हम अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल को कैसे बढ़ाएं, हम अपने सोचने समझने का दायरा किस तरह से एक्सपेंड करें
कि चाहे जितनी बातें हो सब हम आसानी से आत्मसात कर सके, गेट बाय हार्ट कर सके, हम उसको जो है वो कह के अपने अपने स्वभाव का एक अंग बना सके, और जब भी मौका मिले तो हम उसको कह। देखिए ध्यान रखिए, शुरू में केवल और केवल पढ़ना है। हम सब क्या करते हैं, बस कॉम्पिटिटिव दुनिया में आते हैं, बस अकबर की राजधानी क्या थी, फतेहपुर सिकरी में किसने क्या बनाया, ये यूनेस्को ने किस किस चीज का, पहले कॉन्सेप्ट तो समझो। आप आते हो और एकदम टूट पड़ते हैं। तो टूट पड़ते तो होता क्या है कि आपका जो दिमाग होता है वो सूचनाओं का भंडार तो हो जाता है, लेकिन उन सूचनाओं से आप कैसे डे टू डे लाइफ में एक बेहतर व्यक्तित्व के रूप में अपने को प्रस्तुत कर सकते हैं, इस बात का इल्म ही नहीं हो पाता है। और यही जो है वो क्या है कि सबसे बड़ी दिक्कत होती है हमारे असफल होने का। ठीक है, तो मेरा तो हमेशा से ये सोचना है कि अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं तो पहले उसके नब्ज को समझिए, पहले उसके स्वरूप को समझिए, उसकी प्रकृति को समझिए, फिर वो क्या डिमांड करता है उसके हिसाब से पहले अपने आप को तैयार करो। अपने आप को तैयार करो कॉन्सेप्चुअली, फैक्चुअली अपने आप को स्ट्रॉन्ग शुरू में मत करिए, पहले कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए। और कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कोशिश करना है, जैसे यहां पे समझिए कोरोना जंग में अमेरिका आमने सामने, अब अमेरिका आमने सामने है, अमेरिका और चीन जो है वो आप इसको समझिए, पहले आमने सामने तो अमेरिका और रूस हुआ करता था। ठीक है, 1991 के पहले जो अगर बात करें, जब से जो है सोवियत संघ का विघटन हुआ, यूएसएसआर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का जब विखंडन हुआ 1991, तो उसके पहले की जो दुनिया थी, ठीक है, उस दुनिया की अगर हम बात करें तो कोल्ड वार चल रहा था, शीत युद्ध चल रहा था। अब यहां पे शीत युद्ध भी समझने वाली बात है कि शीत युद्ध और जो कोल्ड वार होता है ना, वास्तव में वो एग्जैक्टली युद्ध नहीं होता है, लेकिन हमेशा ऐसा लगता है कि युद्ध कभी भी हो सकता है। ऐसी ही स्थिति को जो है शीत युद्ध कहते हैं, मतलब एक वाक युद्ध जिसको कहते हैं। बस केवल और केवल जो है मतलब हॉट वर्ड्स जो होंगे ना, जो गर्मा गर्म बहसें होती है, बस वो बहसें होंगी, वो मतलब वर्ड्स का एक्सचेंज होगा। युद्ध की स्थिति हमेशा बनी रहेगी, लेकिन क्या होगा, युद्ध नहीं होगा। और ये 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार के खत्म होने के बाद उसका जो कह सकते हैं कि एक साइड इफेक्ट जो सेकेंड वर्ल्ड वार का रहा, उसमें क्या रहा कि सेकेंड वर्ल्ड वार तक की अगर बात करें तो ब्रिटेन का पूरी दुनिया में जो है वो क्या है कि एक प्रकार से उसका जो है दबदबा था, उसका प्रभाव था पूरी दुनिया में। ब्रिटेन का जो है आपको मालूम ही होगा, ये बहुत ही मतलब जो है कह सकते हैं कि एकदम प्रसिद्ध कहावत है कि ब्रिटेन ने पूरी दुनिया में इतने विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी कि उसके साम्राज्य के बारे में ये कहा जाता था कि ब्रिटिश साम्राज्य में कभी भी सूर्यास्त नहीं होते। सोचिए कितना बड़ा साम्राज्य था। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो है स्थिति में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ और ब्रिटेन की जो दुनिया में जो दादागिरी थी ना, वो दादागिरी खत्म हो गई। अब जो है वो क्या है कि वो शिफ्ट हो गया अमेरिका और रूस के बीच में। अब अमेरिका की तू बड़ा कि मैं बड़ा, अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीपतियों का वर्ग था और उसकी पूरी कोशिश थी कि ज्यादा से ज्यादा देशों को जो है वो कैपिटलिस्ट जो है विचारधारा के अंतर्गत ला सके। इसी प्रकार अगर सोवियत संघ की बात करें तो वो कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित था, तो उसकी पूरी कोशिश होती थी कि कम्युनिस्ट विचारधारा के प्रभाव तले जो है वो क्या है कि उसको ज्यादा से ज्यादा देशों को लाया जा सके। तो इन दोनों के बीच में जो है वो क्या है कि शीत युद्ध जो है वो प्रारंभ हो गया, कोल्ड वार प्रारंभ हो गया। ये सेकेंड वर्ल्ड वार का जो कह सकते हैं साइड इफेक्ट था, ठीक है, और ये चलता रहा। और इसमें क्या है कि हमेशा ये लगता था कि तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा। और दोनों जो ग्रुप था ना, दोनों जो देश थे, उन दोनों देशों की अगर बात करें तो अपने आप को परमाणुओं से, परमाणु बम से या परमाणु शक्ति से इतना संपन्न करते गए कि आज जो है इतना समझ जाइए कि इन सारे देशों के पास इतना परमाणु बम का इतना बड़ा जखीरा है कि अगर उन्माद की स्थिति में कोई अगर इसका इस्तेमाल कर लिया तो आप समझिए पूरी दुनिया का वजूद मिट सकता है, हम मानव का वजूद जो है खत्म हो सकता है। इतनी भयावह स्थिति होगी जिसका विश्लेषण करने वाला भी कोई व्यक्ति बचा नहीं होगा। तो ये वास्तव में जो है, लेकिन क्या है, युद्ध नहीं हुआ भगवान की दया से, ईश्वर की दया से, जो भी आप कह सकते हो कि ऐसी उन्माद की स्थिति नहीं आई कि परमाणु बम का जखीरा जो है। लेकिन हमेशा जो है फिर क्या है, 1991 में इन्हीं परिस्थितियों में सोवियत संघ का विघटन हो गया। और फिर जो है वो क्या है कि एक प्रकार से आप कह सकते हो कि जो सोवियत संघ की जो स्थिति थी वो काफी खराब हो गई। और काफी खराब हो गई तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो डाइपोलर पॉलिटिक्स था, जो द्विध्रुवीय जो राजनीति थी, वो द्विध्रुवीय राजनीति जो है वो खत्म हो गई। अब यूनिपोलर पॉलिटिक्स हो गया। अब एक ध्रुवीय, पूरी दुनिया में अमेरिका की दादागिरी जो है। तो एक
समय ऐसा था सिर्फ ब्रिटेन की दादागिरी थी। फिर 1945 से 1991 के बीच का समय जो है वो ऐसा रहा जिसमें क्या है कि डाइपोलर पॉलिटिक्स रहा, सोवियत संघ और अमेरिका। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1991 के बाद धीरे धीरे सोवियत संघ की स्थिति जो है वो खराब हो गई, विघटन ही हो गया, रूस की स्थिति जो है वो खराब हो गई। उसके बाद जो है अमेरिका की दादागिरी चलने लगी। लेकिन इस बीच जो है कह सकते हैं कि धीरे धीरे, मतलब ये कहा जाता है कि 1980-85 के दशक की अगर हम बात करें तो उस समय हिंदुस्तान और चाइना लगभग एक समान आर्थिक स्थिति वाला देश जो है माना जाता था। फिर उसके बाद जो है चाइना ने इतनी तरक्की की, ठीक है, जिस तरह से भी हो उसने धीरे धीरे जो है अपनी शक्ति को बढ़ाया, आर्थिक मोर्चे पे सामरिक दृष्टिकोण से अपनी ताकत को जो है बढ़ाता चला गया और उसके बाद अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में उसने जो है क्या पूरी दुनिया में एक प्रकार से अपना दबदबा स्थापित किया, अपनी सैन्य शक्ति जो है वो बढ़ाया। तो क्या हुआ कि इस कोरोना के संकट में पहले से वो चल रहा था, लेकिन कोरोना संकट के समय जो है उसने क्या किया कि उसने जैसे वुहान में, हालांकि ये अभी तक जो है ये मतलब ये डिस्क्लोज्ड जो है वो क्या है कि एक एक्सप्लेनेशन नहीं है कि वास्तव में जो है चाइना से ही, और कह सकते हैं चाइना से ही आया है वुहान, या कह सकते हैं कि जो कोरोना वायरस है वो तो ठीक है, कोविड-19 ठीक है, लेकिन जो है वो क्या है कि वो जानबूझकर ऐसा किया, अमेरिका को बर्बाद करने के लिए ऐसा किया, दुनिया पर अपनी दादागिरी जमाने के लिए ऐसा किया, सुपर पावर बनने के लिए ऐसा किया। ये अभी तक जो है इसके बारे में आप एक कयास लगा सकते हो, और कयास इसलिए भी सही लगता है क्योंकि चाइना का जो कार्य करने का जो तरीका है वो इतना आक्रामक है और इतना कह सकते हो कि मतलब एथिक्स से परे है कि दुनिया के विभिन्न देशों के में जो परसेप्शन उसके लिए है वो वास्तव में नकारात्मक है। अगर वो नहीं भी किया है तो भी जो है लोग जो है यही समझते हैं, या देश यही समझता है कि वो ऐसा कर सकता है, तो ऐसा कर सकता है, तो वो चाइना खुद इसके लिए जो है जिम्मेदार है। लेकिन चाइना ने इस दौरान जो है अपनी ताकत को बढ़ाया, और सोवियत संघ, भले ही रूस जो है वो क्या है कि वो, लेकिन क्या है कि एक अमेरिका को कन्फ्रंट करने का, उसको वो जो है कह सकते हैं टक्कर देने वाले एक देश के रूप में चाइना का उदय हुआ। और चाइना जो और अमेरिका भी इस बात को जानता है, भाई जब हम पावरफुल थे, हमारी दादागिरी थी, हमारे पैरेलल में कभी कोई खड़ा होगा तो जाहिर सी बात है एक आम जो स्वभाव का व्यक्ति होता है वो क्या है कि वो इसको इजीली एक्सेप्ट नहीं कर सकता है कि हमारी जो है सदियों से हमारा या बहुत सालों से हमारा वर्चस्व है। और तो अमेरिका क्या है कि अमेरिका कोरोना के संकट से जो है वो दुष्प्रभावित हुआ, ठीक है ना, उसमें सबसे ज़्यादा लोग जो है संक्रमित हुए और सबसे ज़्यादा लोग मारे भी गए, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि वहाँ पर जो है कि चाइना की लगातार जो है उसकी बढ़ती जो दक्षिण चीन सागर है, ठीक है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारी चीजें दुनिया के, अमेरिका और चाइना और रूस के बीच के अच्छे रिश्ते का, चाइना का उत्तरी कोरिया के साथ बेहतर संबंध होने का, ये सब जो है वो क्या है कि अमेरिका को खटकता रहा है। और कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगता है कि हमारे जो विश्व में एक मोनोपोली है, एक जो यूनिपोलर जो पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स में एक प्रकार से सेंध लगाने वाला एक देश के तौर पर चाइना लगातार जो है अपनी शक्ति अर्जित करता जा रहा है। तो वो क्या है कि वो बार बार जो है वो इस तरह की, तो एक तो जो वुहान से जो कोविड-19 का वायरस आया, ठीक है ना, वो जो है वो क्या है कि अमेरिका को नुकसान पहुंचाया, ये बात तो सही है, ठीक है, अमेरिका उस वजह से परेशान है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि चाइना की जो लगातार जो है उसकी शक्ति जो बढ़ती जा रही है, वो अमेरिका को कन्फ्रंट करने वाली एक शक्ति के रूप में उसका उभार हो रहा है। तो एक प्रकार से क्या हो रहा है कि फिर से एक डाइपोलर पॉलिटिक्स की एक स्थिति जो है बन रही है, और फिर से एक शीत युद्ध जो है वो क्या हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है। अब ये जो है वो क्या है कि स्थिति इजिली जो है अमेरिका एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, और अमेरिका के साथ जो है बहुत सारे कंट्रीज है, और चाइना के अगेंस्ट में जो माहौल बना है इस जो है कोरोना वायरस की वजह से, कह सकते हैं कि वो अमेरिका इसको पूरी तौर से जो है भुनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। और साथ में जो है वो चाइना के साथ जो है उसका जो एक प्रतिद्वंदिता है, उस प्रतिद्वंदिता में कहीं पिछड़ ना जाए, इस बात को या इस स्थिति में आने से अपने को बचाने के लिए तमाम तरह की कोशिश हुई। इसी बीच देखिएगा कि वहां पर जो है जो अश्वेत जॉर्ज फ्लाउड है उसकी वहां पे हत्या कर दी गई, निर्मम हत्या की गई। उसके बाद फिर अमेरिका जो है वो क्या है, तो वहां पे दो स्तर पे तो अमेरिका की स्थिति खराब हो रही है, ठीक है, और वहां पे चाइना की स्थिति जो है वो क्या है कि जो भी खराब थी अगर उस वायरस से, लेकिन उसने क्या है कि धीरे धीरे अपने आप को जो है कम से कम दिखा तो यही रहा है कि भाई मेरे जो समस्या थी कोरोना वायरस की, मैं उससे जो है लगभग उभर चुका हूं, थोड़ा बहुत मामला रहा है उसका मैं अपना टैकल आसानी से कर ले रहा हूं, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो इसमें क्या है कि आपको जो कोरोना जंग में अमेरिका व चीन
आमने सामने। तो एक छोटा सा जो है वो क्या है कि मैंने अब इस ब्रीफ में बताया, मतलब जो है शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश की। इसी वजह से देखिएगा, अगर अमेरिका और चाइना और भारत की बात करिए, अभी पेंगोंग लेक पर जो है वहाँ पर जो कह सकते हैं फिंगर पॉइंट है, वहाँ पर जो विवाद वहाँ पे चल रहा है, ठीक है ना, उस विवाद की भी अगर आप बात करिए तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें आपको समझना होगा कि ऐसा क्यों होता है कि चाइना जो है वो क्यों भारत के साथ इस मामले में जो है अभी लगातार जो है उलझ रहा है। इसके पीछे जो है देखिए टाइमिंग की बात समझिएगा कि इसमें देखिए कई चीजें हैं। पहली चीज यहां पर यह है कि जब से धारा 370 जो है कश्मीर से हटा और भारत का एक अभिन्न अंग बन गया, अटूट अंग बना, ठीक है, पहले भी था लेकिन धारा 370 की वजह से थोड़ी सी उसकी जो एक विशेष स्थिति थी, वो विशेष स्थिति खत्म होकर अन्य राज्यों की तरह कश्मीर की स्थिति जब हो गई, ठीक है ना, ऐसी स्थिति में क्या है कि वहां पर और फिर एक नया नक्शा जो है जारी किया गया, नया नक्शा जारी किया गया, उसमें जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो चाइना के पास है, ठीक है, वो उसको पीओके ये सब चीजें जो है उसको जो है हिंदुस्तान का हिस्सा जो है वो क्या है कि दिखाया गया। तो उसमें चाइना जो है वो क्या है कि उसमें पहली उसकी प्रॉब्लम ये है कि अगर भारत इस तरह की बात करता है पीओके, उसी से उसका जो है सीपेक चल रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना का जो है एक पॉलिसी, एक महत्वाकांक्षी योजना आपको पता है OROB, वन रोड वन बेल्ट का, जिसमें जो है कह सकते हैं कि कनिष्क वगैरह के समय में आपको मालूम होगा रेशम मार्ग की चर्चा बहुत होती थी, ठीक है। तो उसमें क्या था कि चाइना और पूर्वी यूरोप के बीच का स्थल मार्ग, भारत के ऊपर का जो आप हिस्सा समझ लीजिए कि वो जो है वो क्या है कि एक मार्ग था, स्थल मार्ग, उससे यद्यपि कई प्रकार की वस्तुओं का व्यापार होता था, किंतु रेशम का जो है चीनी रेशम का की सबसे ज्यादा मात्रा होती थी और चीनी रेशम की सबसे ज्यादा मात्रा होती थी। और ऐसी स्थिति में क्या होता था कि उस चीनी रेशम के बहुत ज्यादा व्यापार होने की वजह से उस मार्ग को रेशम मार्ग कहकर पुकारा जाने लगा। तो होनों का आक्रमण हुआ उस समय, ठीक है, होनों का आक्रमण की वजह से पूरा वो डिस्टर्ब हो गया और उसके बाद जो है बहुत देर, तो चाइना क्या कर रहा है कि चाइना की एक महत्वाकांक्षी योजना है कि उस रोड को फिर से चालू किया जाए और चाइना से लेकर यूरोप तक जो है वो संबंध स्थापित किया जाए स्थल मार्ग से। साथ में उसमें एक प्लस पॉइंट क्या जोड़ा है जो पुराने जो रेशम मार्ग है उससे भिन्न है कि वो ना सिर्फ सड़क मार्ग से बल्कि जल मार्ग के थ्रू भी जो है वो क्या है कि वो दुनिया को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और उसमें जो है वो क्या है कि आप देखिएगा दक्षिण चीन सागर वाला इधर जो है सीपेक बनाया, पाकिस्तान जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है वो जो है वो सीपेक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और चीन में भारत में जो है वो पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह तक जो है, ठीक है, ग्वादर बंदरगाह जो है वो क्या है बनवा रहा है और वहां से चाइना चलेगा पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से होकर। और देखिए प्रॉब्लम यहां पे क्या है कि चाइना हिंदुस्तान से कहता है कि आप भी आइए साथ, जो है बीच में पिछले साल जो है पिछले सेकंड लास्ट ईयर में उस पे जो है वो क्या है कि एक वहां पर जो है मतलब सम्मेलन भी किया गया था और उसमें आप ध्यान रखिएगा अमेरिका भी शामिल हुआ था, जापान भी शामिल हुआ था, बट इंडिया शामिल होने से मना कर दिया था। और जापान और अमेरिका ने उसमें ये कहा कि मैं इसलिए शामिल हो रहा हूं कि मैं ये जानना चाहता हूं कि इसका वन रोड वन बेल्ट का कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। तो उसको जब समझ कर आया, और भारत तो गया नहीं, भारत क्यों नहीं गया, भारत की सरकार ने कहा कि देखो सबसे पहली बात कि आप जो पीओके के हिस्से से जो आप जा रहे हैं वो पीओके तो मेरा है, तो आप चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कह रहे हैं, आप उसको मान रहे हो कि पाकिस्तान का है, वो तो हिस्सा मेरा है जिसको कि अभी पाकिस्तान कब्जे में रखा हुआ है। तो अगर आप उसको चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कह रहे हो तो ये एक जो है वो क्या है कि वास्तव में वो तो मेरा है, तो आप पाकिस्तान शब्द कैसे जोड़ दिया। और दूसरी बात कि मेरे हिस्से से आप पाकिस्तान से कॉम्प्रोमाइज करके, पाकिस्तान से पैक करके उसमें आप बना रहे हो, तो ये मेरी अपनी जो है अखंडता जो है अखंड भारत का, या आप ये कह सकते हैं कि मेरी जो टेरिटरी है उस टेरिटरी का आप सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में मैं क्यों शामिल हूं। तो उसने क्या है कि भारत ने शामिल होने से मना कर दिया। बाद में अमेरिका और जापान को भी समझ में आया, तो अमेरिका, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया ये सब जो है ये सब मिलकर क्या है कि उसने इधर जो है समुद्र के इलाके में उसने अपनी स्थिति जो है मजबूत बनाने की कोशिश की, चाइना को कंफ्रंट। तो चाइना को प्रॉब्लम इस बात को भी है कि भारत वास्तव में जो है यहाँ पर क्या है कि एक बहुत ही
महत्वपूर्ण पावरफुल एशिया में अगर चाइना की दादागिरी को कोई रोक सकता है तो वो हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान जो है उसको क्या है, कन्फ्रंट कर सकता है। और अमेरिका, हिंदुस्तान का वर्तमान जो सरकार है उसका अमेरिका के साथ जो है अच्छे संबंध है। अमेरिका के साथ साथ जो है भारत का रूस के साथ भी अच्छे संबंध है। भारत का ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंध अच्छे हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के साथ, भारत का जापान के साथ अच्छे संबंध है। भारत का आप समझ जाइए बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज, अगर पिछले 1-2 सालों में भारत की प्रधानमंत्री को अगर जो है मतलब जो है दक्षिण पश्चिम जो है एशिया के, मध्य पश्चिम एशिया के अगर बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज ने उनको जो है अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है, तो इसका मतलब है कि धीरे धीरे हमारा कहीं ना कहीं जो है रिश्ता जो है अच्छे वहां पे हुए। तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है कि वास्तव में चाइना इस बात का इससे परेशान है कि हम भारत को मतलब कह सकते हैं किसी भी मोर्चे पर हम उसको पटखनी नहीं दे पा रहे। और दूसरी बात क्या, चाहे आप जितनी भी आरोप लगा लीजिए या जो भी कोई भी आलोचक चाहे जितनी आलोचना कर ले, लेकिन इस बात को समझिएगा कि वास्तव में जो वर्तमान सरकार ने, कह सकते हैं चाइना के जो राष्ट्रपति है, चाइना की सरकार है, वो इस बात को बेहतर तरीके से जानती है कि अब जो भारत अभी है, भारत की जो सरकार है वो सरकार आसानी से झुकने वाली नहीं है, वो मुकाबला करें। और डोकलाम के मुद्दे पर भी यही हुआ। और ये जान लीजिए कि अभी जो पेंगोंग लेक का मामला है उसमें भी देखिए चाइना को ही वापस जाना पड़ा, लेकिन चाइना की जो है बात का भरोसा नहीं है, क्योंकि 1954 में जब पंचशील समझौता हुआ था तो हिंदी चीनी भाई का नारा लगा था। चाउ एन लाई उस समय चीन के राष्ट्रपति हुआ करते थे, भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच में जो है समझौता हुआ, हिंदी चीनी भाई का नारा लगा, एकदम पूरा चाइना के पक्ष में भारत में और भारत के पक्ष में चाइना में एक ऐसा माहौल बना कि लगा जैसे भारत जो है दो बिछड़ा हुआ भाई था जो आपस में मिल गया। लेकिन 1962 में ऐसा युद्ध थोपा चाइना ने कि जवाहरलाल नेहरू जो है वो दंग रह गए, वो एक प्रकार से जो है वो शॉक्ड रह गए कि ऐसी बात करने वाला जो चाइना है वो पीठ पीछे इतना बड़ा छुरा घोंपेगा। मतलब जवाहरलाल नेहरू जो है इतने शॉक्ड हो गए कि उनकी तबीयत खराब हो गई। तो ये चाइना का अपना एक हिस्ट्री रहा है, ठीक है ना। लेकिन क्या है कि धीरे धीरे उसका क्या है कि जो भी 1962 के समय का भारत और आज के समय के भारत में भी बहुत अंतर है, ठीक है ना। उस समय की स्थिति अलग थी, उस समय हमारे हिंदुस्तान को आज़ाद हुए मात्र 15 साल हुए थे। अब जो है भारत एक लंबा सफर तय कर चुका है। दूसरी बात कि इंडिया जो है दुनिया का जो सबसे बड़ा कह सकते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री है। चाइना को इस बात की भी प्रॉब्लम है कि अमेरिका की हिंदुस्तान में जो है डेमोक्रेटिक जो है डेमोक्रेसी है, यहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। इसलिए चाइना अगर कुछ करेगा तो जाहिर सी बात है जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज होंगे उसका एक इमोशनल अटैचमेंट भारत के साथ होगा, ठीक है। अमेरिका का अटैचमेंट भारत का, और भारत के साथ इसलिए भी होगा क्योंकि चाइना जो है वो अमेरिका को टक्कर दे रहा है, तो अमेरिका को मतलब चेक एंड बैलेंस करने के लिए भारत के साथ वो आ सकता है। तो भारत का रूस के साथ भी अच्छे संबंध रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे वास्तव में खुलकर भी ऑस्ट्रेलिया जो अभी हाल में ऑस्ट्रेलिया का जो है सरकार ने उसने खुलकर जो है वो क्या है कि भारत का साथ दिया, और उसने जो है वो क्या है कि वहां पर कह सकते हैं कि चाइना को जो है उसने कड़े सख्त शब्दों में जो है उसने चुनौती दे डाली। उसने जो है कह सकते हैं कि उसने सख्त लहजे में ये कहा कि आप अपनी विस्तारवादी नीति को छोड़िए। चाइना जो नेपाल है, जो चाइना के प्रोवोकेशन से वो क्या है कि वो भारत के अगेंस्ट में जा रहा था, उसने भी धीरे धीरे अपना सुर बदला। चाइना भी कह रहा है कि ये भारत और नेपाल का आंतरिक मामला है। तो ये सब जो इंटरनेशनल लेवल पर, और सबसे बड़ी बात देखिए चाइना का मकसद जो एक बात समझ में आती है कि वो भारत के साथ युद्ध करना नहीं है, वो एक माइंड गेम होता है ना। माइंड गेम जो है साइकोलॉजिकली जो है वो क्या है कि प्रेशर डालने की एक मतलब जो है ये टटोलने की जैसे है। क्योंकि इसको इस रूप में समझ सकते हैं कि चाइना और हिंदुस्तान जो है, जो अभी पेंगोंग लेक के आसपास में जो आमने सामने जो भिड़ंत हुआ है, वहां पर देखिएगा कि वो अगर चाइना का मकसद हुआ युद्ध करना होता तो कोई व्यक्ति क्या होता है कि खोज करके हाँ सामने वाला सैनिक कहाँ है, हम वहीं पे जाके जो है आमने सामने लड़ाई, ऐसा तो नहीं होता ना। अगर हमला करना मकसद होगा, अगर युद्ध करना मकसद हो, तो आप छिपे हुए रूप में आएंगे कि भाई सामने में है, पुराने वाली पद्धति के एकदम सामने में पीठ पीछे वार नहीं करना है, ऐसा तो कोई सिद्धांत अब चलता नहीं है। तो यहां पे क्या है कि अगर उसका युद्ध करना मकसद होता तो उस जगह पे नहीं जाता जहां पे हिंदुस्तान साफ दिखता है, और कह सकते हैं सामने जो सैनिक हमारे सैनिक है वो सैनिक खड़े, वहां पे जाकर आप खड़े तो नहीं होंगे ना। तो ये सारी जो बातें है ना, ये स्पष्ट कर रहा था कि चाइना जो है वास्तव में केवल और केवल माइंड गेम, और भारत की सरकार भी जो झुकी नहीं। अमेरिका ने जो है पेशकश कर दिया कि चाइना और इसके बीच में कोई अगर विवाद होता
होता है तो मैं मध्यस्थता करने के लिए तैयार हूँ। वो जो है वो कूद गया इसमें जबरदस्ती। लेकिन कुल मिलाकर इससे हुआ क्या कि इससे हुआ कि अमेरिका ने कहा ये कहना वो गलत है, लेकिन इससे ये कहने से ऑस्ट्रेलिया का इसके पक्ष में कहना, जापान भी जो है वो कहे कि तमाम तरह की बातें, वो सारी जो चीजें हैं उससे जो है वो कहे कि कम से कम चाइना को तो ये लग गया कि ये मुद्दा एक स्थानीय या एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं है, ये इसका जो ये मुद्दा जो है वो ग्लोबलाइज्ड हो सकता है और उसका खराब असर जो है चाइना की सेहत पर जो है पड़ सकता है। इस बात को वो समझ गया और इसके बाद धीरे धीरे जो है वो क्या है कि अभी अपनी जो फिलहाल जो स्थिति है वो यही है कि अपना तेवर जो है उसने नरम कर लिया। तो वास्तव में देखिए संपादकीय जो होता है ना उसको थोड़ा सा जो है मैं आपको क्रमशः धीरे धीरे जो है कोशिश करूंगा कि आप सप्ताह में एक बार कम से कम इस माध्यम से मैं आपसे रूबरू हूँ, आपको बताऊं, आपको समझाऊं कि वास्तव में जो है वो क्या है कि अभी तो हमने एक ओवरऑल जो है वो क्या है कि हमने आपको समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं आपको बताऊंगा फिर एक एक टॉपिक लूंगा, ठीक है। उससे जो है वो क्या है कि हम लोग वो संपादकीय यहाँ पे खोलकर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो हमारा प्रस्तुतिकरण है ये आपको पसंद आया होगा और क्रमशः हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो आप देखिएगा आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, आप निबंध वगैरह की आप बोलने इतना अच्छा लगोगे, ठीक है ना, आपकी सोच इतनी जो है विकसित हो जाएगी और आपको समझ में आने लगेगा कि हमको वास्तव में कोई भी चीज अगर हमें पढ़ना है तो हमको किस किस एंगल से सोचना है। फिलहाल मैं आज विदा लेता हूं, फिर मैं कल एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।